वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे। हुकूमत साजी का अमल आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका। बहुत से सवालात इलेक्शन के ऊपर, बहुत से सवालात पार्लियामेंट असम्बलियों के ऊपर अपनी जगह बरकरार हैं। शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और कानूनदान भी हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। और ये ज़रा बताइएगा कि कल सदर मुमलकत जो है आसिफ अली जरदारी साहब अपने मनसब का हलफ उठा लेंगे और हुकूमत साजी का अमल कंप्लीट हो चुका। आप अभी भी कह रहे हैं जी कि हुकूमत आपका हक था, आपने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की हुई है, पंजाब में भी, केपी में भी, मरकज़ में भी। तो अब आप आगे क्या लाएमल देख रहे हैं, मुल्क को किस तरफ देख रहे हैं और आप खुद कहाँ पे खड़े होंगे और क्या करेंगे? देखिए जी, बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है, सिंपल। अगर आपने फॉर्म 45 का ऑडिट नहीं कराया, आपने रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं होने दिया, स्टे के बावजूद उन लोगों को आपने वोट दे दिया, तो इससे तो बड़ी वाज़ेह है कि जिन लोगों ने डाकाज़नी के ज़रिए हमसे सीटें छीनी हैं, उनको हम किस तरह लेजिटिमेट और इलेक्टेड लोग तस्लीम कर लें। जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही गलत हो, मुझे बताएं, गारे और रेत से आप बनाएं एक बुनियाद, उसके ऊपर लंबी बिल्डिंग खड़ी कर दें और बेहतरीन कर दें, वो तो वजूद में नहीं आ सकती। और जिस तरह देखें, कासिम सूरी की रूलिंग को जब ख़त्म किया तो वो जो डिसॉल्व असम्बली थी उसको भी रेस्टोर किया। हमारा मुतालबा तो ये है कि हम इंशाल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। हमारा मुतालबा तो बड़ा सिंपल और वाज़ेह है, और वो ये है कि आप इसमें जो कुछ कर रहे हैं, ये सब गलत है अनटिल एंड अनलेस कि जब तक उसका फॉर्म 45 का ऑडिट ना करा लें। हम्म। और उसके नतीजे में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ पहले बड़ी ज्यादती की, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। मगर ये सब कुछ के बावजूद हम 2/3 मेजोरिटी से जीत गए हैं। पूरे मीडिया ने हमें दिखाया हम जीते हुए हैं। और जिस अंदाज से हमें हराया गया, जिस भोंडे अंदाज से, यानी 70 अरब रुपए के खर्चे को उठा करके एक 20 रुपए की बाल पॉइंट ने उठा करके उस रिजल्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। रिजल्ट कहलाता है फॉर्म 45, सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 95 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। वो कहता है रिजल्ट वो होता है जो फॉर्म 45 होता है। मगर जो फॉर्म 45 हमारे पास है और उसके अंदर जो टेम्परिंग जिस मोटे अंदाज से करके इलेक्शन कमीशन ने उसको वेबसाइट पे 26 दिन बाद जारी किया और 3 घंटे के अंदर वापस उसको डिलीट कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि ये एक सबक आमोज बात है उन तमाम मुख्तदर तबकों और हलकों के लिए, और इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। इस तरीके से जो भी इक़्तिदार में आएगा, ना सिर्फ वो मशकूक होगा, वो नाजायज़ होगा, वो गलत होगा, वो डाकाज़नी के ज़रिए इक़्तिदार छीना गया होगा उन अवाम के असल नुमाइंदों के हाथों से जिनको इलेक्ट किया है अवाम ने। मैं आपके सामने अवामी इलेक्टेड एमएनए बैठा हूँ, 1,05,000 वोट लिया है, और जो मेरे से आधे भी वोट से भी कम वोट लिए हैं जिसने, उसको उठा करके एमएनए बना दिया गया। और वो हम्म। जिस अंदाज से बनाया गया वो सब आपके सामने है, पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ चुका है, मेरे पास हम्म। है। और जो फोर्जरी हुई है उसके जिम्मेदारान को आपने कुछ भी नहीं कहा, और जो उसके सूरतकार हैं उनको कुछ नहीं कहा। इलेक्शन हम्म। कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो तूफान बदतमीजी और करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं और फोर्जरी के रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो सारी दुनिया ने देखे, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, बल्कि दुनिया चीख उठी है। तो इस तरीके से बनने वाली हुकूमत क्या सियासी इस्तेकाम लाएगी? अच्छा, क्या दो वो वाकई चीज़ें इस्तेकाम शुएब साहब, लाएगी? इसमें दो चीज़ सवाल पैदा हो रहे हैं। एक तो डस्का इलेक्शन मेरे जहन में आता है, गालबन फरवरी 2021 का था और उसमें 20 पोलिंग स्टेशन पे नताइज में ताख़ीर हुई थी और फिर उसकी इंक्वायरी हुई और 60 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया था। और दूसरा, अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट कल जा रहे हैं, आप क्या इंडिविजुअली जा रहे हैं या आपकी पार्टी जा रही है, और पिटिशन क्या है, आपकी प्रे क्या है उसमें? हम उसमें कलेक्टिव सतह पे जा रहे हैं, उसमें हम भी पार्टी बनेंगे, लेकिन हम कलेक्टिव एक ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग जो हुई है उसके खिलाफ जा रहे हैं कि जी आप जुडिशियल कमीशन बना के फॉर्म 45 की ऑथेंटिसिटी चेक करें, और उसके नतीजे में जिन्होंने फोर्जरी की है उनके खिलाफ एक्शन भी लें, और उन लोगों को रिलीफ भी दें जिन लोगों को ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें हम लेके सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी एविडेंस के साथ जा रहे हैं। और जो फॉर्म 45 फोर्ज बनाया है इन्होंने, और वो भी उसका सबूत हमारे पास अब आ चुका है, चूंकि उन्होंने वेबसाइट पे डाला तो हमने इमीडिएटली हम्म। उसको डाउनलोड कर लिया। तो हमारे पास ओरिजिनल और इनके डाउन लोडेड जो इनके वाले फॉर्म है, वो उनका तकाबुल हम सामने रख रहे हैं, और हमारे पास सारा रिकॉर्ड और एविडेंस मौजूद हो चुकी है। इनके पास देखें, झूठ जब झूठ होता है तो उसके पाँव नहीं होते। एक खाने में उन्होंने अगर फोर्जरी करके बढ़ाया तो दूसरे खाने में वही पुराना रहने दिया।
फिर उसी तरह की हरकतें उन्होंने फॉर्म 46 के साथ की हैं। 46 सारे के सारे गड़बड़ है, 2 नंबर है। ओरिजिनल कहीं है, उसके अंदर फिर फोर्जरी करके उसके अंदर कुछ और लिख दिया। यानी अगर फॉर्म 1500 जारी हुए हैं तो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक यानी बैलेट पेपर अगर उनके रिकॉर्ड को तस्लीम किया जाए तो वो 1800 जा बनते हैं। कोई चीज नहीं है जो सीधी हो। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी अगर सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं रिलीफ देती तो फिर हम अल्लाह ही हाफिज है। फिर आप कितने पुरुमीद हैं, क्योंकि इसमें देखें कि एक पहला अप्रोप्रिएट फॉर्म आरओ होता है जो स्टेज गुजर गई, फिर इलेक्शन कमीशन है, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल है और फिर आप अपील में जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये 184(3) के तहत आप जाएंगे? और दूसरा जो है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि आपने पहले तमाम अप्रोप्रिएट फोरम क्यों नहीं यूटिलाइज किया, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं? देखिए, मोस्टली तो हम रिटर्निंग ऑफिसर से एग्रीव थे, उनको भी लिख के दिया। जैसे मेरा हल्का है, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दिया, पूरा एविडेंस भी दिया हमने। तो उसमें बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर इसने इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख को रोक दिया था, प्रोसेस कंसोलिडेशन ही ना करें, रोक दें, फॉर्म 48 ही जारी ना करें। और वो रिटर्निंग अफसर ने भी हमें लिख के दे दिया, ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है और उसको मानता भी है। मगर रात को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो इनकी मिली भगत तो सबके सामने है। और फिर उसके बावजूद उनको पर्सनली तलब किया, ये किया, वो किया, लेकिन कहा कि जी जाए ट्रिब्यूनल चले जाए। देखिए, ट्रिब्यूनल में भेजने का मकसद तो और कोई नहीं है सिवाय इस बात के कि इनको लंबा किया जाए और इस इलेजिटिमेट जो हुकूमत है उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए और वो मजीद हुकूमत करके तो लोगों के ऊपर और जुल्म ढा सकें और लोगों के साथ ज्यादतियां कर सकें और मजालिम ढा सकें और जबर और खौफ की फिजा पैदा करके अपने इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को अपने उसको कर सकें। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सदर ज़रदारी साहब को एक मुफाहमती सियासतदान समझा जाता है कि वो हमेशा मुफाहमत के रास्ता निकालते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अवान सदर में जब वो होंगे तो शायद हेड ऑफ स्टेट के तौर के ऊपर तमाम सियासी जमातों को बिठा के इस क्राइसिस से निकालने का शायद वो रास्ता निकल आएंगे। तो क्या आप उनके अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव होता है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे? पहली बात तो यह है कि जिस बुनियाद के वो इमारत के ऊपर बैठने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद ही चोरी, डकैती और फ्रॉड पे मबनी हो, उसकी उनको खुद को नहीं पता, तो उस पे उनको बैठना चाहिए। तो इसलिए उनकी एक डिसऑनेस्टी और अखलाकी कम तरी सबकी पब्लिक के सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि उनमें ये कैपेसिटी है। हाँ, सिर्फ एक फायदा उनको हो गया है, वो ये हो गया है कि उनके खिलाफ जो बिलियंस ऑफ रुपीज के और मनी लॉन्ड्रिंग के करप्शन केसेस हैं वो रुक जाएंगे और उनकी वजह से बाकी भी बेनिफिशियरी हो जाएंगे। और वो 5 साल बाद कल क्या किसने क्या देखा, पिछले सारे केसेस, पिछली दफा जब सदर बने थे वो सारे केसेस रुक गए थे और रिकॉर्ड सारा जला दिया या गुम कर दिया या गायब करा के अपने आप को बरी करा लिया। और यही काम वो यहाँ देखें, उन्होंने इसका कीमत जो अदा की है, एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली को उठाकर पूरा बलूचिस्तान दे दिया और अपना नाम इस्तेमाल करा दिया। आगे चेयरमैन सेनेट भी मेरा ख्याल है कि वो इसी तरह कराएंगे और जो सदारत थी वो उसके बदले में ले ली। लेकिन वो सिवाय अपनी करप्शन के पैसे को बचाने और झूठ का सहारा लेने के और मेरा नहीं ख्याल कि हमें और कुछ नहीं कर सकेंगे। चले, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपका बातचीत करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सियासी सूरत हाल के हवाले से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बलूचिस्तान और KP की क्या सूरत हाल है वहाँ से कुछ इनपुट लेंगे। हमारे साथ रहिएगा।